टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म बना। सो लेट्स स्टार्ट। इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप वर नो नेशन स्टेट एज वी नो दैम टुडे। जैसे आज आप लोग जानते हैं कि यूरोप एक नेशन स्टेट है, बट मिड 18th सेंचुरी में वो नेशन स्टेट नहीं था। टुडे वी नो एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। आज जैसे जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड एक किंगडम में डिवाइडेड हो चुके हैं, बट मिड 18th सेंचुरी में ऐसा नहीं थे। ये लोग एक नेशन स्टेट नहीं था यूरोप। ओके, अब हम बात करेंगे कि कोई भी चीज़ अगर बनती है, नेशनलिज्म आने के लिए नेशनलिज्म की मेकिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और नेशनलिज्म जब भी बन सकता है जबकि वहाँ पे इक्वलिटी हो, मतलब कॉमन आइडेंटिटी हो, लोगों की एक इक्वलिटी राइट हो, सबको बराबर समझा जाता हो। अब यूरोप का सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा था, अब हम ये बात करेंगे। एरिस्टोक्रेसी यूरोप के अंदर एक सोसाइटी थी जो बहुत हाई लेवल की थी। एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर ऑफ दिस क्लास were united by a common way of life that cut across regional division। एरिस्टोक्रेसी एक बहुत हाई क्लास थी इस कॉन्टिनेंट में। इस क्लास के जो मेंबर थे वो एक रीजनल डिवीजन क्रिएट कर रहे थे। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। उनके अपने घर हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये लोग फ्रेंच बोला करते थे डिप्लोमेटिकली हाई सोसाइटी में। देयर फैमिलीज वर ऑफ्टेन कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज। और ये लोग अपने आपस में ही शादियाँ किया करते थे। यानी इन लोगों के इन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया था। एक डिवीज़न था एरिस्टोक्रेसी और लोअर क्लास के बीच में। मतलब एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी एक हाई क्लास थी। इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से वोट देने का हक था, इनके अपने घर हुआ करते थे और इनके पास अपनी एक अलग लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। ओके, और दूसरा था उसी सोसाइटी में दूसरी थी लोअर क्लासेस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीसेंट। इसमें ज़्यादातर लोग जो होते वो पीसेंट थे। और वहाँ पे ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी ज़्यादातर लोग थे बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो थे। मोस्ट देयर लैंडलेस एंड वर्क एज सर्फ। और ज़्यादातर लोगों के पास अपने घर नहीं थे, अपनी ज़मीनें नहीं थी और एक मतलब दूसरों के काम करते थे। दे हैव नो पावर और राइट्स। उनके पास कोई पावर नहीं थी और कोई राइट्स नहीं थी। एरिस्टोक्रेसी के पास सभी तरह के राइट्स थे और उनके पास पावर थी। ओके, तो ये था यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। अब आप ये सोचिए कि नेशनलिज्म कैसा आ सकता है, क्योंकि वहाँ तो एक इक्वलिटी चाहिए होती है, कॉमन आइडेंटिटी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है 18th सेंचुरी में ही। तो उसका असर क्या पड़ा इस सब पर। इधर तो ये चल रहा है नेशनलिज्म मेकिंग हो रहा है यूरोप में, और यहाँ पर दूसरी साइड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसका असर ये हुआ द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। यहाँ पे मिडिल क्लास राइज हो गई। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स। सिटीज़ और टाउन्स बनना शुरू हो गए। इमरजेंसीज ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस आने शुरू हो गई। राइज ऑफ मिडिल क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। अब मिडिल क्लास के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लोग जो ग्रो अप होने लगे। दे वर एजुकेटेड एंड लिबरल माइंडेड। और ये लोग जो एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे और बहुत लिबरल माइंड के लोग होते थे। दे वांटेड द रिमूवल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। और इन लोगों ने, ये लोग चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो ख़त्म हो, इसको ख़त्म करना चाहते थे। ओके, तो ये एक और वहाँ पर सोसाइटी राइज हो गई थी यूरोप में। अब एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका था यूरोप। आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया कैसे ग्रोप हो रहा है, ठीक है। आइडिया ऑफ लिबरल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप के अंदर अब 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का आइडिया एकदम क्लोजली आ गया। अब लोग जो लिबरलिज्म चाहते थे।
For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. अब लोग एक सा इक्वलिटी चाहते थे। लिबरेसिज्म में जो मिडिल क्लास थी, जो ग्रोअप हुई थी, वो लोग ये चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, हमें एक बराबर समझा जाए हर एक को। पॉलिटिकल, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंस्टेंट। पॉलिटिकली ये लोग गवर्नमेंट खुद से बनाना चाहते थे, ठीक है। द राइट टू वोट एंड गो गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। राइट टू वोट जो था, इंसान को वोट देने का वहाँ पे हक सिर्फ उसी था जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी। जब नेपोलियन का रूल था तो उसने सबको राइट टू वोट नहीं दिया था, हर कोई वोट नहीं दे सकता, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। बट अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास थी, ये क्या चाहती थी? मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। हर आदमी और औरत को राइट मिले वोट देने का, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को हमने 3 पार्ट्स में समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सोशल लिबरलिज्म पढ़ेंगे हम, पॉलिटिकल लिबरलिज्म पढ़ेंगे और इकोनॉमिक लिबरलिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या क्या है। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, है ना। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यहाँ पर ये लोग जो एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं और फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या है? गवर्नमेंट बाय कंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट। इनवियोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सफरेज, मैन एंड नॉन प्रॉपरेट मैन। जो यूनिवर्सल सफरेज चाहिए था इन लोगों को जिसके पास ज़मीन है और जिसके पास नहीं है, बोथ मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक लिबरेशन, फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यूनिफॉर्म ड्यूटीज, वेज एंड वेट एंड मेजर। तो ये था इकोनॉमिक लिबरेशन। अब ये जो हो रहा था इस यहाँ पर जो था ये सब चीज़ें हटा दी गई थी और ये चेंजिंग हो रहे थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली लिबरेशन आ रहा था, ये आइडिया ग्रोअप हो रहा था। इसी में जो टैक्सेस रिड्यूस हो गए थे, ये जो है स्टेट के इंटरनल रिड्यूस हुआ था, ठीक है। बट स्टेट बाय स्टेट वहाँ पे टैक्स लग रहा था। जुलवेरिन चीज़ आई यहाँ पर, डिमांड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, allowing the inherent movement of goods, people and capital by the middle class। यहाँ पे ये लोग जो ये टैरिफ को हटाना चाहते थे और जो ये मिडिल क्लास थी इसकी डिमांड थी। इन 1834 अ कस्टम यूनियन कॉल्ड जुलवेरिन वॉज फॉर्मेड बाय पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय द अदर जर्मन स्टेट। 1834 में ये जो कस्टम था इसको जुलवेरिन कहा गया और इसको पर्शिया में फॉर्मेट किया गया और जर्मन के दूसरे स्टेट्स में भी। टैरिफ बैरियर वर अबॉलिश्ड, टैरिफ बैरियर जो लगे हुए थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए उसको अबॉलिश किया गया। करेंसीज रिड्यूस फ्रॉम 30 टू ओनली 2, वहाँ पे बहुत तरह की करेंसीज चल रही थी यूरोप में और सभी को रिड्यूस करके सिर्फ 2 तरह की करेंसी रखी गई। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क टू इम्प्रूव एंड यूनाइट द जुलवेरिन, और वहाँ पर रेलवे सिस्टम जो था, नेटवर्क जो था उसे इम्प्रूव किया गया और जुलवेरिन को यूनाइट किया गया।